हेलो फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी और जो आरआरबी जो ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, जो आरआरबी एनटीपीसी जो है उसका तारीख का ऐलान भी हो चुका है, जो कि 15 दिसंबर 2020 से शुरू होने वाला है। और इसके बाद आपका रेलवे का ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है। इस बार रेलवे में नौकरी पाने का सुनहरा जो मौका आपको मिला है, इसको आप पूरा करें, अभी नहीं तो कभी नहीं। और इसमें मैं आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करूंगा, और ख़ास करके वैसे सेक्शन में जिसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, मैं जीएस सेक्शन की बात कर रहा हूँ। जीएस में रेलवे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर आते हैं तो वो जीएस से आते हैं। अब ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, इस वीडियो में जो मैं जीएस का क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ, ये रेलवे के 2000 से लेकर के अब तक 2016, 17, 18 तक जो एग्ज़ाम हुआ है, उसमें मुख्य रूप से जो रेलवे के लिए जो एग्ज़ाम है, जो आपका अपकमिंग आरआरबी एनटीपीसी और जो आरआरबी एनटीपीसी 15 दिसंबर को जो है उसके होने के बाद जो आपको ग्रुप डी होगा, बस ये उसी के लिए है। मतलब ये जो मैं जीएस जो पढ़ा रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ रेलवे के एग्ज़ाम के लिए है। ये पार्ट 1 है। इसमें मैंने लगभग 70 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, और इसके बाद क्वेश्चन डिस्कस किए मैंने, और उसके लिए आपको कम से कम पेन कॉपी लेके बैठना है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दूंगा, तो आपको साइड में लिखना है। दूसरी बात, ये जो जीएस है वो सिर्फ और सिर्फ रेलवे के एग्ज़ाम के लिए है। एसएससी के एग्ज़ाम के लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाया है, और उसमें 1-2 लेक्चर तैयार भी है, जो सिर्फ और सिर्फ एसएससी में पूछे गए क्वेश्चन मैं उस पर डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पर केवल रेलवे की मैं बात कर रहा हूँ। चलिए फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आपका माय यूट्यूब चैनल सावन निसफील्ड में। तो आप लोग चलिए, जो भी लोग इस वीडियो में नए हैं, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और जो मेरा बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें, और ताकि आपको जैसे मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाए, ताकि आपका एक भी कोई वीडियो जो है मिस नहीं हो। और आप ध्यान देना कि पूरा का पूरा वीडियो देखना आप। अब आपका हर एक दिन बाद वीडियो आएगा, हर 1-2 दिन में, और आपको देखना है। जहाँ भी आपको कोई दिक्कत होता है तब कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा लेट ना करते हुए। देखिए, हमारा जो पहला सवाल है ये रेलवे का ही सवाल है। मतलब मैं जो भी डिस्कस कर रहा हूँ क्वेश्चन वो रेलवे के पूछे हुए सवाल है। 2000 से लेकर के 2018-19 तक जो भी सवाल क्वेश्चन रेलवे के भी एग्जाम में पूछे गए हैं, खास करके एनटीपीसी, ग्रुप डी और जो भी एग्जाम है। तो चलिए, पहला जो हमारा सवाल है ये है, रॉलेट एक्ट जो है किस वर्ष पारित हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर 1 होगा। रॉलेट एक्ट जो है ये 1919 को पारित हुआ था, 1919 को, और इसे दिल्ली में पारित किया गया था। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि रॉलेट एक्ट 1919 को पारित हुआ था। ये राष्ट्रवादी क्रांतिकारी संगठनों से धमकी मिलने के कारण यह अधिनियम पारित किया गया था, और ये जो अधिनियम था इसे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा 18 मार्च 1919 को दिल्ली में पारित किया गया था। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आया होगा। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि दाम्बुला का जो स्वर्ण मंदिर है, दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर ये कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मलेशिया, ऑप्शन 2 श्रीलंका, ऑप्शन 3 फिलीपींस या इंडोनेशिया। ध्यान रखिएगा कि इसका जो आंसर है वो होगा 2 श्रीलंका। देखिए, दाम्बुला का जो गुफा मंदिर है को दाम्बुला के स्वर्ण मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। आपको मालूम है कि इंडिया में स्वर्ण मंदिर है, पंजाब में, अमृतसर में, लेकिन जो दाम्बुला का जो स्वर्ण मंदिर है उसको दाम्बुला का जो आपका गुफा मंदिर है, मतलब इसी का दूसरा नाम क्या है? गुफा मंदिर। तो इसी को जाना जाता है दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर के रूप में, और ये आपका श्रीलंका में स्थित है, इसीलिए ऑप्शन होगा 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा कि जो सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो सम्राट अशोक जो था वो बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। देखिए, सम्राट अशोक का जो जन्म हुआ वो 304 ईसा पूर्व में हुआ था। ये मौर्य साम्राज्य के थे। तो मौर्य सम्राट जो है बिंदुसार का पुत्र अशोक जो है भारत के महानतम सम्राटों में से एक था। मैं आपको बता दूं कि जो मौर्य साम्राज्य है वो चाणक्य के हेल्प से चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको इस्टेब्लिश किया था, और इसके बाद
चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आए थे बिंदुसार, और फिर उन्हीं के बाद उनका जो पुत्र था अशोक आए थे। ध्यान रखना उसमें। तो अशोक ने 268 ईस्वी से 2023 ईसा पूर्व, 2068 ईस्वी पूर्व से 2032 ईस्वी पूर्व तक भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया था। और उसका जो लाइफ का जो सबसे ज़्यादा जो टर्निंग पॉइंट है वो है बैटल ऑफ कलिंगा, मतलब कलिंग का युद्ध, जो कि उसके लिए मतलब एक उसके पूरा जीवन में परिवर्तन ला दिया। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है चंद्रगुप्त अशोक किसका उत्तराधिकारी था, तो बिंदुसार के बाद आया था ये, इसीलिए जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट है कि थार मरुस्थल से संलग्न वह मरुस्थल जो पाकिस्तान में स्थित है, तो इसे किस रूप में जाना जाता है। तो देखिए ये जो है ये चेलिस्तान के रूप में जाने जाते हैं। किसके रूप में जाने जाते हैं? ये चेलिस्तान के रूप में। क्वेश्चन क्या था कि थार के मरुस्थल, आपको मालूम है थार मरुस्थल, देखिए वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा मरुस्थल वो है सहारा, और इंडिया का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो है थार, जो कि राजस्थान में है। तो थार मरुस्थल से संलग्न जुड़ा हुआ वह मरुस्थल जो पाकिस्तान में स्थित है, तो इसे कहते हैं चेलिस्तान। क्या कहते हैं इसे? चेलिस्तान। देखिए थार का जो मरुस्थल है पाकिस्तान के पूर्वी सिंध प्रांत और पंजाब प्रांत के दक्षिण पूर्वी भाग तक फैला हुआ है। तो चोलिस्तान जो है, एक्चुअली आंसर होगा चोलिस्तान, इस गलती से चेलिस्तान लिखा गया। तो चोलिस्तान मरुस्थल जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत तक फैले थार के मरुस्थल से संलग्न है। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे आप कि थार का जो मरुस्थल है, जो कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जो कि राजस्थान राज्य में है, तो इसे ग्रेट इंडियन डिजर्ट के रूप में भी जाना जाता है। अब चलिए, ये चीज़ मुझे उम्मीद है कि मेरे प्यारे दोस्तों आपको समझ में आया होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा ये है कि वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था। देखिए वास्को डी गामा भारत आया था 1498 को। ये भारत जो पहुंचा था वो केरल के कालीकट में आया था, और वहाँ पर जो किंग जमोरियन था इसका बहुत ज़्यादा इसका स्वागत किया। किसका? वास्को डी गामा का। और इस तरह से उन्होंने यूरोप से भारत तक आने वाले समुद्री मार्ग की खोज की। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है कि देखिए इसमें कई सारे क्वेश्चन आते हैं कि वो प्रथम पुर्तगाली भारत आने वाला तो वास्को डी गामा, क्योंकि वास्को डी गामा क्या है? पुर्तगाली थे। क्या थे ये? पुर्तगाली थे। दूसरी बात क्वेश्चन ये आती है कि क्योंकि ये पुर्तगाली थे, और सवाल इससे ये भी आता है कि यूरोप से भारत आने वाला प्रथम कौन था? तो वास्को डी गामा। यूरोप से भारत के रास्ते की समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो वास्को डी गामा। तो इस तरह से सवाल इसमें आते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसे लिख लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे, और आप इसे याद भी कर लेंगे। काफ़ी वीवीआई है, हर बार इसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है, उम्मीद है इस बार भी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की? ऑप्शन है लुइस पास्चर ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, विलियम हार्वे ने, या फिर स्कॉट डेविस ने। तो ध्यान रखिएगा कि जो पेनिसिलिन है इसका खोज स्कॉटलैंड का एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्या नाम था इसका? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो इसका आंसर होगा 2। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, कहाँ के थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग? तो ये स्कॉटलैंड के थे। कभी कभी क्वेश्चन में ये भी आ जाता है मेरे प्यारे दोस्तों कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किस देश के थे, तो आपको ध्यान रखना है कि ये स्कॉटलैंड के थे। तो इन्होंने ही 1928 में पेनिसिलिन की खोज की। दूसरी बात कि इसके लिए इन्हें 1944-45 में नोबेल प्राइज दिया गया था। जी हाँ मेरे दोस्तों, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो खोज किया था पेनिसिलिन की, तो पेनिसिलिन की खोज के लिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को 1945 मतलब 1900 कह सकते हैं कि 45 में, ठीक है, मतलब इसे जो है नोबेल का प्राइज भी दिया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल का शोक के रूप में जाना जाता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा दामोदर। क्या होगा फ्रेंड्स? दामोदर। दामोदर को ही बंगाल का शोक के रूप में जाना जाता है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है कि बिहार के शोक के रूप में किस नदी को जानता है? तो बिहार के शोक के रूप में कोसी नदी को जाना जाता है। तो एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप इसे नोट कर लें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है कि भारतीय संविधान में पहला संविधान संशोधन कब किया गया था? 1949 को, 1951 को, 1952 को, या 1953 को? देखिए 1949 तो
1949 तो आंसर हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को पूरी तरीके से बनाया गया, बट इसको लागू करने का काम 26 जनवरी 1950 से हुआ। तो सवाल ही नहीं होता है कि 1949 में जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया जाए कॉन्स्टिट्यूशन में। तो संविधान में पहला जो संशोधन हुआ था ये आपका हुआ था 1951 में किया गया था। ये जो संशोधन थे, तो आपको मालूम है भारत के पहले प्रधानमंत्री वो थे, प्रथम प्रधानमंत्री जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, तो उन्होंने ही किया था और 10 मई 1951 को किया था और इसे जो है 18 जून 1951 को संसद द्वारा पारित किया गया। यह जो संशोधन था वो किस चीज़ से रिलेटेड था? कभी कभी क्वेश्चन आपको यही पूछ सकता है, तो ध्यान रखिए कि यह जो संशोधन था वो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग पर रोक लगाता है। आपको मालूम है कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन आपको 6 तरह के फंडामेंटल राइट देता है, मौलिक अधिकार, ठीक है। तो उसमें से आपका एक अधिकार है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब आप अगर किसी के खिलाफ अगर आप नाराज़ है तो आप बात उठा सकते हैं, आप कह सकते हैं, लेकिन उसका आप दुरुपयोग नहीं कर सकते। ऐसा नहीं किसी को आप गाली गलौज कर दें, कुछ भी कह दें। तो इसी के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए पहला संविधान संशोधन 10 मई 1951 को किया गया था। हालांकि ये संसद में पार हुआ था 18 जून 1951 को। आपको मोटा मोटी याद रखना है 10/1951, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन किस चीज़ से है, तो ध्यान रखिएगा कि निम्न कौन सा सही है। तो इसमें जो सही है वो है 1 गीगाबाइट बराबर होता है 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख किलो बाइट। 1 गीगाबाइट बराबर क्या होता है फ्रेंड? 10 लाख किलो बाइट। अब कौन कर सकते हैं? इकाई, दाएँ, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 1 गीगाबाइट बराबर 10 लाख किलो बाइट होता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये है मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं। देखिए मंगल ग्रह के जो 2 उपग्रह हैं, मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, ध्यान रखिएगा कौन कौन है। तो एक है फोबोस, एक क्या फ्रेंड? फोबोस, और दूसरा है डिमोस। डिमोस ध्यान रखिएगा कि सबसे छोटा ग्रह होता है, उपग्रह होता है ये, ठीक है। उपग्रह किसे कहते हैं? देखिए हम लोग जानते हैं कि जो सूर्य है तो सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं उसे ग्रह कहते हैं, जैसे पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र। तो ये सभी के सभी क्या है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो इसे कहा जाता है ग्रह। लेकिन जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाए तो उसे कहते हैं उपग्रह। जैसे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर कौन लगाती है? तो चंद्रमा। तो चंद्रमा क्या हुआ? पृथ्वी का उपग्रह। ठीक उसी तरीके से 2 ऐसे उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस, जो मंगल ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। मंगल ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो आपको ये बात याद रखना है कि मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। नेक्स्ट है विश्व क्षयरोग दिवस कब मनाया जाता है। देखिए अगर क्वेश्चन ये अगर आता है कि कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, तो इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। ये तो एक क्वेश्चन है कि विश्व क्षयरोग दिवस कब मनाया जाता है। तो अभी फ़िलहाल में इसका जो अगर मैं पहले अगर आपको आंसर दे दूं तो ध्यान रखिएगा कि इसका आंसर होगा फर्स्ट, मतलब 24 मार्च। विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। तो इसका आंसर आपको टिक करना है कि विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ कई सारे ऐसे सवाल हैं जो दिवस पे आते हैं और काफ़ी सारे स्टूडेंट को ये जो है कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, ठीक है। अच्छा, विश्व क्षय रोग दिवस जो है किस लिए मनाया था? देखिए हुआ क्या था कि 24 मार्च 1882 को रॉबर्ट कोच ने क्षय रोग के प्रमुख कारण टीवी बैसिलस की खोज की थी। तो विश्व क्षय रोग दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO तो द्वारा चिन्हित 8 आधिकारिक वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियानों में से एक है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा विश्व क्षय रोग दिवस, तो इसीलिए ये माना जाता है। अब इसके साथ साथ कई सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी वीवी आई हैं और हमारे एग्जाम में उनसे काफ़ी बार सवाल पूछे गए हैं। जैसे कुछ अगर मैं इम्पोर्टेंट बताऊं तो शहीद दिवस जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है आपको 30 जनवरी को। अगर आपसे पूछे जाए कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस तो ये मनाया जाता है आपका 28 फरवरी को। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, ठीक है। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को। मजदूर दिवस कई बार एग्जाम में आया हुआ है रेलवे एग्जाम में 1 मई को, ठीक है। और अगर हम बात करें कि जैसे मान के चलो
इसमें से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं कि तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, तो 31 मई को। फिर सद्भावना दिवस 20 अगस्त को, ठीक है। जनसंख्या दिवस अगर आपसे पूछे तो 11 जुलाई को। शिक्षा दिवस आपको मालूम ही है। साक्षरता दिवस 8 सितंबर को, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य दिवस अगर बात करें तो वो 7 अप्रैल को। विश्व एड्स दिवस बताते हैं तो 1 दिसंबर को। तो 1 दिसंबर को जो है वो विश्व एड्स दिवस मनाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, आपको ध्यान रखना चाहिए। और मानवाधिकार दिवस मनाते हैं हम लोग 10 दिसंबर को। तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस और मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को। फिर आपका एक क्वेश्चन आता है जिसका आंसर है 5 जून। 5 जून मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ इतना बार पूछा गया है। और ये सवाल है विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। रेलवे के अब तक एग्ज़ाम में मैंने अभी जो बताया काफ़ी बार पूछे गए हैं। और ये दिवस जो है एक क्वेश्चन नहीं है, मेरा एक सेपरेट लेक्चर आएगा जो केवल दिवस पे होगा, जहाँ पे मैं आपको ट्रिक्स याद करा दूंगा कि कौन सा दिवस कब मनाया जाता है। तो अभी के लिए इतना ही। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिवस में अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है साइप्रस की राजधानी का क्या नाम है। साइप्रस की राजधानी का क्या नाम है। हमारे एग्ज़ाम में अगर मैं बात करूं आपको कि साइप्रस से लेकर के राजधानी से लेकर के काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, तो पहले मैं इसका बात कर लूं तो साइप्रस की राजधानी का नाम है निकोसिया। क्या? निकोसिया। देयरफॉर निकोसिया जो आपका है वो सही आंसर है कि साइप्रस की राजधानी निकोसिया है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों आप एक चीज़ और ध्यान रखना कि कई सारे क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में जो है देश से पूछे जाते हैं और मुद्रा से भी पूछे जाते हैं। तो इन पे भी आप एक सेपरेट लेक्चर मुझसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट अभी फ़िलहाल मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं। जैसे बांग्लादेश की अगर पूछे राजधानी तो वो है ढाका। अफ़गानिस्तान का अगर पूछे तो वो है काबुल। भूटान का पूछे तो थिम्पू है। पाकिस्तान का आपको मालूम होगा इस्लामाबाद है। और आपको अगर म्यांमार का काफ़ी बार रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा गया है वो है नापी ताव। चीन का बीजिंग है। सऊदी अरब का रियाद है। और ऑस्ट्रेलिया का है कैनबरा, ठीक है। बेल्जियम का ब्रुसेल्स है। ब्राज़ील का ब्रासिलिया है। और कनाडा का है ओटावा। और मॉरिशस के जो है राजधानी वो है पोर्ट लुई। काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ रहा था एक बार में करंट अफेयर में आ गया था कि मॉरिशस की राजधानी कहाँ है, तो पोर्ट लुई होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और भी आता है कि डेनमार्क की राजधानी कहाँ पर है, तो ये कोपेनहेगन है। कोपेनहेगन। उसी तरीके से अगर आपसे पूछे जर्मनी की राजधानी तो है बर्लिन, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, VVI है, ठीक है। स्वीडन की राजधानी अगर पूछे आपसे तो वो है स्टॉकहोम। तो ये काफ़ी था कैपिटल से रिलेटेड कि किसी कंट्री कैपिटल कौन सा है। तो मैंने इतना सारा आपको बताया, तो मुझे उम्मीद है कि आप उसे नोट किए होंगे। ये आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए जो आपका NTPC ग्रुप डी है काफ़ी VVI है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट सवाल है वो है करो या मरो का नारा किसने दिया था। करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने कब दिए थे, तो देखिए आपको मालूम है कि 1942 में क्या हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन की मतलब शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो उसी समय भारत छोड़ो आंदोलन के समय, भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो कब से शुरू हुआ था, तो 8 अगस्त 1942 से। तो उसी समय क्या हुआ था, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने आज़ादी के लिए दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है वो है सुनामी से रिलेटेड। सुनामी मतलब हार्बर वेव का क्या कारण है। देखिए एक भूकंप आता है केवल ज़मीन में जिससे घर धंस जाता है। हम लोग उसको झेल चुके हैं। मैं आपको मालूम है कि 2014-15 में एक बार भूकंप आया था जिससे नेपाल में काफ़ी ज़्यादा तबाही लाया था। लेकिन इंडिया में भी उसका मतलब कुछ फ़र्क पड़ा था, खास करके जो नॉर्थ में, जो इंडिया के नॉर्थ में जो स्टेट्स जो लाई करते हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा इसका फ़र्क पड़ा था। तो यहाँ जो सवाल है वो सुनामी के बारे में है। तो देखिए समुद्र तल में भी क्या आता है, भूकंप आता है। और जब समुद्र तल में जो भूकंप आता है तो उसी से आता है क्या, सुनामी। क्या आता है फ्रेंड, सुनामी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि सुनामी जो है उसका क्या कारण है, तो समुद्र तल में आने वाले भूकंप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। तो देखिए बीबी का मकबरा भी जो है ये भी स्मारक है, ताजमहल भी स्मारक है, ठीक है।
लेकिन जो चार मीनार है ये स्मारक नहीं है। चार मीनार कहाँ पर है, तो काफ़ी सारे रेलवे में ही क्वेश्चन पूछा गया है कि चार मीनार कहाँ स्थित है। तो ध्यान रखिएगा कि जो चार मीनार जो है वो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित है। दूसरी बात ये भी पूछा जाता है हमारे एग्जाम में कि चार मीनार की स्थापना किसने किया, तो चार मीनार का निर्माण जो है वो कुतुब शाही राजवंश के 5वें शासक सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 में किया था, ठीक है, ने कराया था। तो आपको ध्यान रखना है कि चार मीनार का स्थापना जो है कुली कुतुब शाह ने 1591 में कराया था। कहाँ पे है ये, हैदराबाद में है। सवाल अभी ये है, देखिए चार मीनार जो है यहाँ पर किसी का मकबरा नहीं है, तो चार ही मीनार इसमें राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रथम आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जो है ये क्रिकेट मैच खेलने वाला दो टीम का नाम बताइए, तो वो है कनाडा और अमेरिका। ये है कनाडा और अमेरिका। कब खेला था इन लोगों ने, तो 1844 को। तो दिस इज द राइट आंसर। एंड बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि कोणार्क मंदिर का निर्माता किसे माना जाता है। देखिए ये एनसीईआरटी जो एसएसटी का जो बुक है सिविल मतलब सोशल स्टडीज़ का, तो इसी का में डायरेक्ट ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि नरसिंहवर्मन ने कोणार्क मंदिर का निर्माण किया था। तो इसमें आपका यह आंसर 1 होगा कि कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने किया था, तो नरसिंहवर्मन ने। तब ध्यान रखिएगा कि नरसिंहवर्मन जो थे वो गंग राजवंश के शासक थे, ठीक है। कौन थे ये, गंग राजवंश के शासक थे। साथ ही साथ ये जो मंदिर है ये यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल और भारत के 7 अजीबों की सूची में शामिल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ये है प्रसिद्ध, ठीक है, प्रसिद्ध काले बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र में ही प्रसिद्ध काले बौद्ध गुफाएं स्थित हैं, ठीक है। तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है, आप बस इसमें इतना ही याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है थर्मोस्कोप का आविष्कार किसने किया। देखिए थर्मोस्कोप का जो आविष्कार है ये गैलीलियो ने किया। एक सेपरेट लेक्चर आएगा आविष्कार पर, ठीक है, डिस्कवरी पर कि किसने किसका खोज किया, ठीक है, तो उस पर भी एक सेपरेट लेक्चर आने वाला है, तो आप टेंशन ना लें। और आपको ध्यान ये रखना है कि जितना जल्दी मैं जो करा रहा हूँ आप उसे याद कर लें। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला प्रथम उपग्रह कौन था, ठीक है, हमारे चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला प्रथम उपग्रह कौन था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर होगा 4, मतलब लूना 10। किसने छोड़ा था इसे, तो लूना जो 10 है उसे 1966 में यूएसएसआर मतलब सोवियत संघ के द्वारा छोड़ा गया था। और ये पहले ऐसा उपग्रह थे जिसने चंद्रमा की परिक्रमा किया था, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था। देखिए महाराणा प्रताप के जो घोड़ा था उसका नाम था चेतक नाम से कई सारे बस भी चलते हैं हमारे एरिया में। तो ध्यान रखिएगा कि महाराणा प्रताप जो है उनका जो घोड़ा जो था उनका नाम था चेतक, ठीक है। आप यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि महाराणा प्रताप और जो था अकबर, तो उन्हीं के बीच में 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। तो उसमें जो है इस घोड़े से सवारी उन्होंने की थी, ठीक है। तो ध्यान रखिए कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक, तो इसलिए ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि कुचिपुड़ी की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये शास्त्रीय नृत्य से क्वेश्चन रेलवे के विभिन्न एग्जाम में कई बार पूछे गए, कई बार, मतलब एक बार नहीं कई बार। मतलब मैं कह सकता हूँ कि अब तक रेलवे में इससे 1000 क्वेश्चन भी आ चुके होंगे शास्त्रीय नृत्य से लेकर के कि तमिलनाडु के शास्त्रीय नृत्य का नाम है, कुचिपुड़ी जो है किस राज्य का है, कर्नाटक का जो नृत्य उसका क्या नाम है। तो चलिए आज मैं इसको डिटेल में बता देता हूँ। देखिए कुचिपुड़ी की उत्पत्ति जो है अगर मैं बात करूँ तो ये आपका हुआ है आंध्र प्रदेश से। किससे हुआ है, आंध्र प्रदेश से। तो आंध्र प्रदेश जो है
ये यहाँ पर राइट आंसर होगा। बट मेरे प्यारे दोस्तों, आप और भी कुछ याद रख लें, जैसे भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि कथकली, तो कथकली जो है वो केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। अभी जो हमने पढ़ा कुचिपुड़ी, ठीक है, मैं जो आपको बता रहा हूँ अभी कुचिपुड़ी, तो ये आपका इस आंध्र प्रदेश से, इसका मतलब ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अगर बात करूँ मैं केरल का शास्त्रीय नृत्य, तो वो है कथकली। अगर मैं बात करूँ कि तमिलनाडु का, तो है भरतनाट्यम, ठीक है। तो अच्छा, केरल के एक और है, वो है मोहिनीअट्टम। क्या फ्रेंड्स? मोहिनीअट्टम, ठीक है। तो ये था कुछ इम्पोर्टेंट, आपको ध्यान रखना है। तमिलनाडु का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम, फिर केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य तो है आपका कथकली, आंध्र प्रदेश का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी। आपको एक बात और ध्यान रखना कि जो केरल का एक और है वो है मोहिनीअट्टम, और कर्नाटक का जो ये है वो स्टेप है डांस का, वो है यक्षगान। यक्षगान तो मैंने अभी जो बताया उससे कई सारे सवाल जो है हमारे एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो इसे आप ध्यान रखेंगे, मुझे उम्मीद है कि आप इसे याद रख लेंगे। जो मैंने अभी बताया आप उसे नोट कर लें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हमारा सवाल है वो सवाल है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। सवाल ऐसे बता सकता है कि निम्न में से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि सबसे अगर नंबर 1 पे अगर मैं बात करूं तो वो है एशिया। एशिया जो है, देखिए पूरा दुनिया में 7 महाद्वीप है। महाद्वीप क्या होते हैं? महाद्वीप जमीन का एक वैसा भाग, ठीक है, जो पानी से अलग होता है, जो पानी से अलग होता है। जैसे मान के चलो कि ये मान के चलो समुद्र है, ठीक है, इतना पार्ट में समुद्र है, और एक यहाँ पर जो है ये लैंड मास है, मतलब ज़मीन का टुकड़ा है, फिर ये समुद्र है, फिर इधर ये समुद्र है। तो ये आपका महाद्वीप कब आएगा? जो ज़मीन का टुकड़ा है महाद्वीप कहलाएगा। तो इसी तरीके से हो सकता है कि कोई दूसरा महाद्वीप ज़मीन का टुकड़ा यहाँ भी होगा, और यहाँ पे भी कोई हो सकता है कि कोई वाटर बॉडीज़ होगा, पानी बहुत बड़ा, तो भी क्या कहलाएगा? महाद्वीप कहलाएगा। तो इस तरीके से पूरा दुनिया में 7 महाद्वीप हैं। मैं 7 महाद्वीप में मैं एक लेक्चर बनाऊंगा जिसमें आपको हर महाद्वीप के बारे में डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो अभी फ़िलहाल हम समझते हैं, हमसे पूछा गया है कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा महाद्वीप का नाम बताइए, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा एशिया। क्या होगा फ्रेंड? एशिया। एशिया में ही इंडिया आता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि एशिया जो है वो पूरा दुनिया में जितने सारे महाद्वीप है 7, उनमें सबसे बड़े हैं। क्यों? क्योंकि पूरा महाद्वीप का ये 1/3 पार्ट होता है। मतलब कि जितने सारे महाद्वीप है दुनिया में, अगर उसका हम 3 हिस्सा करें तो एक हिस्सा अकेला एशिया ले लेता है। और सबसे छोटा अगर बात करें तो वो कौन है? ऑस्ट्रेलिया। तो एशिया के बाद आपका अफ्रीका आता है, फिर आपका उत्तरी अमेरिका आता है, फिर आपका दक्षिण अमेरिका आता है, फिर आपका अंटार्कटिका आता है, फिर आपका यूरोप आता है, और सबसे छोटा फाइनली आपका ऑस्ट्रेलिया आता है। तो सबसे बड़ा बोले तो एशिया, सबसे छोटा बोले तो आपका जो है वो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक है। इसमें से कई सारे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नहीं है, मतलब कई सारे क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए इस टॉपिक को मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि किस अभयारण्य को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभयारण्य के रूप में जाना जाता था? देखिए कई सारे ऐसे नाम हैं जिसको पहले किसी और नाम से जानते थे, आज किसी और नाम से, पहले किसी और नाम से, आज किसी और नाम से। मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे आप बोलते हैं चेन्नई, चेन्नई। मेरे प्यारे दोस्तों, ये चेन्नई के पहले नाम क्या था मालूम है? मद्रास। उसी तरह आप बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, इसका पहला नाम क्या था? तो इसका नाम था नेफा। उसी तरह से आज बोलते हैं आप म्यांमार, म्यांमार, उसका पहला नाम क्या था? बर्मा। तो उसी तरीके से जो यहाँ पर भरतपुर पक्षी अभयारण्य है उसको पहले किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को ही पहले पूर्व में भरतपुर पक्षी अभयारण्य के रूप में जाना जाता था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सुभाष चंद्र के पिता कौन थे? देखिए इसके पिता की अगर बात की जाए तो वह जानकीनाथ बोस। सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? जानकीनाथ बोस। सुभाष चंद्र बोस कौन थे? तो हमारे फ्रीडम फाइटर, भारत की आज़ादी के लिए लड़ने वाले। तो इनका जो जन्म हुआ था
किनका, सुभाष चंद्र बोस का, ये हुआ था 23 जनवरी 1897 को, और इनकी मृत्यु हुई थी 1945 को, 1945 को। ठीक है, तो इनके पिता का नाम था जानकी नाथ बोस। ठीक है, ये पेशे से एक वकील थे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट सवाल है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम छिद्रयुक्त है। तो ये वो चिकनी मिट्टी। न्यूनतम छिद्र मतलब क्या होता है कि उससे छेदा बहुत कम होगा, उसमें छिद्र बहुत कम होगा, और पानी जो है वो काफ़ी कम नीचे, मतलब उससे होकर के नीचे जा सकती है। मान के चलो कहीं पर किसी ज़मीन में मिट्टी जो है वो चिकनी मिट्टी है, तो उसमें बारिश जो होगी पानी में जमा हो जाएगा, वो पानी नीचे अंदर जा ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें छिद्र क्या है, काफ़ी कम है। तो चिकनी मिट्टी इज़ द राइट आंसर। इसमें छिद्र जो होती है वो न्यूनतम होती है, पानी नीचे नहीं जा पाता है। ये मिट्टी हम लोग के लिए काफ़ी नुकसान है अगर खेत में है तो, क्योंकि इससे पानी नीचे जा ही नहीं पाएगा, और पानी जब नीचे नहीं जा पाएगा तो वो उसमें जो हमारा मिट्टी है वो फर्टाइल, उपजाऊ नहीं हो पाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट सवाल है वो थॉमस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है। देखिए एक वीडियो एक और आपका आएगा वो कप से रिलेटेड, मतलब काफ़ी बार ये जो क्वेश्चन पूछा गया है कप से रिलेटेड, थॉमस कप, ये कप, वो कप। तो फिलहाल अगर मैं बात करूं थॉमस कप की, तो ये रिलेटेड है आपका बैडमिंटन से। किससे रिलेटेड फ्रेंड? बैडमिंटन से। तो जो कप है आपका ये बैडमिंटन से रिलेटेड है, थॉमस कप। और आप ध्यान रखिए कि एक कप आपका आएगा जो आपका, मतलब उसमें मैं सिर्फ और सिर्फ एक लेक्चर आएगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैं कप से रिलेटेड ही क्वेश्चन करूँगा। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पे स्थित है? भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो ध्यान रखें कि भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ फ्रेंड? बेंगलुरु में स्थित है। क्या है भारतीय विज्ञान संस्थान? देखिए भारतीय विज्ञान संस्थान जो है ये भारत का वैज्ञानिक अनुसंधान और उच्च शिक्षा के लिए अग्रणी शिक्षा संस्थान है। कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु में। इस संस्था की गणना भारत के इस तरह के उत्कृष्टम संस्थाओं में होती है। संस्था में मतलब काफ़ी सारा मतलब न्यूक्लियर प्रौद्योगिकी से बात किया जाता है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी वाले से। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। इसका आंसर होगा 1, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, बेंगलुरु। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है शरद शब्द विषु संदर्भित करता है। देखिए ये बताता है कि शब्द विषु का मतलब क्या होता है, जब दिन और रात बराबर बराबर हो, मतलब 12-12 घंटे की, तो उसी टर्म को उसी चीज़ को हम लोग कहते हैं विषु। क्या कहते हैं? विषु। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है। देखिए पश्चिमी घाट से काफ़ी सारे क्वेश्चन हर एक वनडे कॉम्पिटिटिव में आता है। फिलहाल ये सवाल है कि कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है, तो इसका राइट आंसर होगा कृष्णा। बट आपको ये ध्यान रखें, इस बात का ध्यान रखें आप कि जो पश्चिमी घाट है उसको सह्याद्री भी कहते हैं। ठीक है, पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहते हैं। और यकीन मानिए ये क्वेश्चन लिख लो, हो सकता है 15 दिसंबर में आ भी जाए। पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहते हैं, मतलब काफ़ी बार, ठीक है, एग्जाम में पूछा गया सवाल है ये। ठीक है, कि पश्चिमी घाट का अन्य नाम क्या है, तो सह्याद्री। अभी सवाल है वो है कि कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है, तो द राइट आंसर इज कृष्णा। मरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? तो ध्यान रखेंगे कि जो मरियाना ट्रेंच है ये प्रशांत महासागर में स्थित है, इसीलिए आप ऑप्शन 3 टिक करेंगे। ध्यान रखिए कि जो प्रशांत महासागर है उसमें जो मरियाना ट्रेंच है, ट्रेंच मतलब होता है खाई एक तरह से, वह पूरे पृथ्वी में सबसे निचला बिंदु है, सबसे गहरा बिंदु है। ठीक है, पूरा पृथ्वी का। कहाँ पे स्थित है ये फिलीपींस के पूर्व में स्थित है। कहाँ पे स्थित है ये? फिलीपींस के पूर्व में स्थित है। ये पूरा पृथ्वी में सबसे निचला बिंदु है ये। ठीक है, तो बढ़ते हैं, मतलब अगर इसका अगर गहराई अगर मापें तो जो सबसे ऊंचा जो पर्वत है ना पूरा वर्ल्ड में, माउंट एवरेस्ट, तो सी लेवल जो समुद्र लेवल से जितनी उसकी ऊंचाई है उससे भी ज़्यादा गहराई है किसकी? मरियाना ट्रेंच की, मरियाना ट्रेंच जो कि प्रशांत महासागर में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? मतलब इतना बार सवाल में एग्जाम में आया है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। इसका राइट आंसर होगा परमाणु संलयन। याद रख लो भाई, क्योंकि हो सकता है कि आप
15 दिसंबर से जो आपका एनटीपीसी एग्जाम है, उसके बाद जो आरआरबी ग्रुप डी होगा, ये क्वेश्चन आ जाए। मतलब रेलवे का ये फेवरेट क्वेश्चन है, इतना बार आता है, इतना बार आया है जिसका कोई हिसाब नहीं है। क्या होता है नाभिकीय परमाणु संलयन? तो आपको पूछा जाए कि सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है, आपको आंसर देना है परमाणु संलयन। देखिए इसका कई बार क्या होता है कि इसका अंग्रेजी में पूछ देता है, तो आप ध्यान रखिएगा अंग्रेजी में इसका नाम होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। ऐसे इसका सही नाम होता है वो नाभिकीय संलयन होता है, परमाणु संलयन नहीं, नाभिकीय संलयन। बट ऑप्शन में जो दिया हुआ था जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में मैंने वही लिखा है, सही जो आंसर वो है नाभिकीय संलयन। तो इसका अंग्रेजी में आप देख लेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन रहेगा, वही आपको टिक करना है, ठीक है, इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? तो ये आपका चाणक्य का जो अन्य नाम है वो आपको ध्यान रखना चाहिए, वो है विष्णुगुप्त। क्या फ्रेंड्स? विष्णुगुप्त, ठीक है। तो विष्णुगुप्त जो है ये चाणक्य का अन्य नाम है। चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे और वे इनका एक और नाम था, वो था कौटिल्य। क्या नाम था? कौटिल्य। तो चाणक्य का 3 नाम, एक चाणक्य, एक विष्णुगुप्त और एक कौटिल्य, ठीक है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपकी बात समझ में आया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? तो ऑक्टोपस के खून का रंग नीला होता है। ऑक्टोपस के खून का रंग नीला होता है। दूसरी बात है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो वो थी देविका रानी। देविका रानी। तो ये ऑप्शन 3 सही होगा। थोड़ा सा जान लो आप कि देविका रानी को भारत के राष्ट्रपति से भी 1958 में इसको अवार्ड मिला था, ठीक है ना। और वो अवार्ड था कौन? पद्मश्री। क्या था? पद्मश्री। और उन्हें 1958 के बाद 1969 में इसे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। कई सारे एग्जाम में, रेलवे कई सारे एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस फील्ड में, किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपको आंसर देना है सिनेमा के क्षेत्र में, सिनेमा के फील्ड में, ठीक है। प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक किस देश का था? देखिए टाइटैनिक का नाम तो आपने सुना ही होगा। एक जो पिक्चर बना था टाइटैनिक, तो इसी जहाज़ पे, इसी स्टोरी पे बेस्ड था। और दुनिया का कौन सा ऐसा अवार्ड है, बड़ा अवार्ड, जो ये टाइटैनिक पिक्चर ने नहीं लिया होगा, ठीक है। ऑस्कर से लेकर कौन सा अवार्ड, तो सारा अवार्ड लिया था टाइटैनिक पिक्चर। लेकिन क्या मेरे दोस्तों आपको बात मालूम है कि ये टाइटैनिक जहाज जो था वो किस देश का था? तो ये था ग्रेट ब्रिटेन। क्या था? ग्रेट ब्रिटेन। बस आपको यहीं टिक करना ऑप्शन 1 कि टाइटैनिक जो जहाज था वो ग्रेट ब्रिटेन का था, ठीक है। देखिए हुआ क्या था इसमें कि ये ग्रेट ब्रिटेन सरकार द्वारा स्थापित किया गया था और 15 अप्रैल 1912 में नॉर्थ अटलांटिक में हादसा हुआ था, जिसमें से कुल 2224 पैसेंजर थे, जिसमें से 1500 पैसेंजर की मृत्यु हो गई थी। और इसी पे बाद में पिक्चर बना टाइटैनिक, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? तो काफ़ी सर आसान क्वेश्चन है ये होता है सूर्य द्वारा। कैसे होता है सूर्य द्वारा? देखिए मान के चलो बारिश हुआ तो क्या हो? पानी हुई। तो पानी जब हुई तो सूर्य क्या किया? उसको मतलब वेपर बना दिया, ठीक है। और वो फिर कहाँ चला गया? तो बादल बन के हो गया। फिर बादल से फिर कहाँ गया? वो नीचे हुआ। तो ये किसके द्वारा हो रहा है? सूर्य के द्वारा। तो इसीलिए जो पृथ्वी का जो जल चक्र है उसको सूर्य कंट्रोल करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियाल किस देश की मुद्रा है? थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि यहाँ पर रियाल नहीं होगा, यहाँ पर रियल होगा। और रियाल वो थोड़ा सा गलती से लिखा गया, इसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट को। मैं आपको दोनों कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपका रियाल नहीं होगा, रियाल गलत है, रियल होगा। तो रियल किस देश की मुद्रा है? तो रियल जो मुद्रा है वो है ब्राज़ील की। रियल जो मुद्रा है वो है ब्राज़ील की। और अगर बात किया जाए रियाल का, तो रियाल जो मुद्रा होता है वो होता है सऊदी अरब का। बट यहाँ तो ऑप्शन है नहीं सऊदी अरब, तो यहाँ पर बात किसका किया जा रहा है? रियल का। ध्यान रखिएगा कि रियल जो है ये ब्राज़ील की मुद्रा है और जो रियाल है, ये मियाल और रियाल, ये आपका सऊदी अरब की मुद्रा है। तो इन दोनों को कन्फ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ बात किया जा रहा है रियल का। देखो अंग्रेजी में सही लिखा हुआ है, थोड़ा हमने हिंदी में गलत लिख दिया। तो रियल का जो है वो ब्राज़ील होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया था? तो बर्लिन की दीवार को ध्वस्त किया गया था
1989 में, मतलब 1989 में बर्लिन की दीवार को 1989 में ध्वस्त किया गया था। नेक्स्ट है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे वो थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। तो आप इसे मुझे उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। अगर पूछे कि आर्य समाज का संस्थापक कौन थे, तो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। अगर आपसे पूछे कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, तो आत्माराम पांडुंग थे। तो मैंने आपको तीनों बताया, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय, आर्य समाज के संस्थापक तो स्वामी दयानंद सरस्वती, फिर प्रार्थना समाज के संस्थापक तो आत्माराम पांडुंग। तो इन तीनों को आप लिख लें, बहुत VVI है आपके नेक्स्ट मतलब ये के लिए। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि मालविकाग्निमित्रम किसने लिखा था? तो इसे लिखा था कालिदास ने। किसने लिखा था? कालिदास ने। एक और आप याद रखिएगा, काफ़ी बार रेलवे एग्जाम में पूछा गया है, ज्ञान शकुंतलम किसने लिखा था? तो कालिदास ने। तो यहाँ पर क्वेश्चन है मालविकाग्निमित्रम किसने लिखा था? तो ये रचना कालिदास की है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि सबसे पहले पहिए किससे बने थे? तो सबसे पहले पहिए बने थे लकड़ी के। किससे बने थे फ्रेंड? लकड़ी के। तो देखिए पहिए का जो आविष्कार हुआ था ये हुआ था नवपाषाण काल में और ये लकड़ी का बना हुआ था। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है वो है कि जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? तो जो जीका वायरस है ये मतलब मच्छर द्वारा मनुष्य में संचारित होता है। क्या होता है जीका वायरस में? ये फ्लाविरिडीए विषाणु परिवार से है। ठीक है, फ्लाविरिडीए विषाणु परिवार से, जो दिन के समय सक्रिय रहते हैं। जीका बुखार, जिसे जीका वायरस रोग के नाम से भी जाना जाता है, इसके लक्षण क्या है कि डेंगू बुखार की तरह आते हैं, जिसका बुखार मुख्यतः एडिस प्रकार के मच्छर काटने से फैलता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये है कि कौन सी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु, ये क्वेश्चन तो खैर रेलवे ने हद कर दिया, इतना बार पूछा है कि कोई हिसाब नहीं। अभी यह सवाल क्या पूछा है कि कौन सी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कावेरी। क्या होगा? कावेरी। अब इसी चीज़ को उलट के ऐसे ही पूछता है कि कौन सी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवाद का एक मतलब मुद्दा है? तो वो है कावेरी नदी। सेम, तो कावेरी नदी जो है तमिलनाडु कर्नाटक दोनों से होकर के बहती है। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? देखिए अगर इसका उम्र अगर पूछा जाए तो यह 65 ईयर्स। क्या है? 65 ईयर्स। देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है में न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है ये कौन से आर्टिकल से मतलब इसमें मेंशन किया गया है? तो आर्टिकल 124। आर्टिकल 124 तो अनुच्छेद 124 में बताया गया है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी। तो उसी के अनुसार अगर ये बात क्या पूछा जाए कि इन्हें अगर हटाने का प्रावधान अगर पूछा जाए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का प्रावधान है? तो ये है अनुच्छेद 124(4). ठीक है, तो अब यहाँ ध्यान रखिएगा कि मैक्सिमम जो एज है ये 65 साल की आयु है। 65 साल की आयु। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, 65 पे सबको क्लिक करना है। और अगर ये पूछा जाए कि न्यायाधीशों का अगर मतलब उसको अगर शपथ दिलाने की बात हो तो देखिए प्रधानमंत्री है तो उनको भी शपथ जो है वो राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक है, और न्यायाधीश जो है चीफ जस्टिस, तो उनको जो शपथ जो है वो मतलब राष्ट्रपति दिलाते हैं। और अगर राष्ट्रपति को ये पूछे कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है तो वो होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जैसे अभी बोबड़े जो साहब जो हैं, तो अगला जब तक ये रहेंगे हो सकता है कि उसके टर्म से पहले कोई नया प्रेसिडेंट भी आ जाए, ऐसे भी आने वाला अभी नहीं है, समय है। मतलब आपको मैं समझाने चाह रहा हूँ कि भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और अगर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अगर शपथ दिलाना है तो कौन दिलाएगा? तो भारत के राष्ट्रपति।
ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होता है। तो ध्यान रखिएगा कि चंद्रशेखर सीमा सितारों पर लागू होता है। किस पर होता है? सितारों पर। चंद्रशेखर सीमा जो है ये सितारों पर लागू होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वेज नहर भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है। देखिए कई बार इस एग्जाम पूछा गया है, तो आपको यहाँ देखिए स्वेज नहर, तो आप दो चीज़ याद रखिए। जहाँ भी देखिए आप स्वेज नहर दो चीज़ याद रखें, लाल भूमध्य, लाल भूमध्य, लाल भूमध्य। तो भूमध्य स्वेज नहर जो है ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। देखिए 1800 मतलब इसका आंसर जो होगा वो 2 होगा। देखिए क्या हुआ था कि 1859 में एक फ्रांसीसी इंजीनियर था, इसका नाम था कार्डिनेन। तो इसी के देख रेख में स्वेज नहर का निर्माण शुरू हुआ था। यह नहर आज 165 किलोमीटर लंबा है, ठीक है मेरे दोस्तों, और यह 10 वर्षों से में बनकर तैयार हो चुका था। तो 1869 में यह नहर यातायात के लिए खुल गई थी, जो कि भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। नेक्स्ट है कि कामरूप का प्राचीन साम्राज्य, ठीक है, कामरूप का जो प्राचीन साम्राज्य राज्य किस राज्य में मौजूद है। तो जहाँ भी आपका आ जाए कामरूप, तो आपको बस एक ही ढूंढना है, असम, असम और असम। इसीलिए असम इज़ द राइट आंसर। देखिए कामरूप जो है असम का पहला ऐतिहासिक राज्य है, जो कि लगभग 800 वर्षों के लिए 350 ईस्वी से 1140 ईस्वी के बीच अस्तित्व में था। यह पूरे ब्रह्मपुत्र नदी घाटी और उत्तरी बंगाल और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में व्याप्त था। वर्तमान में असम में कामरूप नाम का एक जिला भी है। आपको ध्यान रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। तो ये होता है भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। किसके द्वारा होता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। देखिए भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं ये संघ का कार्यपालक अध्यक्ष होता है। कभी कभी भी सवाल आता है कि भारत के राष्ट्रपति मतलब भारत संघ का कार्यपालक अध्यक्ष कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। हालांकि काम करने का जो मैन पावर तो प्राइम मिनिस्टर में होता है, क्योंकि हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया है, जो कि ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है कि जो काम करने का जो मैन जो पावर है वो कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स के पास होते हैं, प्रधानमंत्री के पास होंगे और जो मिनिस्टर्स उसके पास होंगे। राष्ट्रपति जो है सिर्फ मुहर लगाता है, ठीक है। तो हालांकि कुछ पावर में राष्ट्रपति जो है वीटो पावर इस्तेमाल करता है और कई सारे बिल को रोक सकता है, ठीक है ना। लेकिन मुख्य रूप से अगर काम करने की बात करें तो वो कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर के पास है, प्रधानमंत्री के पास है और उसके मिनिस्टर के पास है। देखिए अनुच्छेद 52 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। वह देश का प्रथम नागरिक होता है। ये भी सवाल पूछा जाता है कि देश का प्रथम नागरिक कौन है, तो राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति के वेतन की शपथ, ठीक है, राष्ट्रपति के पद की शपथ जो है ये भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। और इसी चीज़ को उलट के पूछ दे कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति दिलाता है। मतलब ये उल्टा होगा, वाइस वर्सा। प्रेसिडेंट जो ओथ जो दिलाएगा, शपथ जो दिलाएगा, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो जो ओथ दिलाएगा, जो शपथ दिलाएगा, वो भारत के प्रेसिडेंट को, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ काफ़ी समझ में आ गया होगा। अब अगर पूछा जाए, कभी कभी आर्टिकल भी पूछा आता है कि राष्ट्रपति का वर्णन किस में है, तो आर्टिकल 52 में, अनुच्छेद 52 में। देखिए लास्ट सपर जो किसने चित्रित किया था, लास्ट सपर जो है इसे किसने चित्रित किया, तो इसका आंसर होगा लियोनार्डो दा विंसी। क्या इसका आंसर होगा फ्रेंड्स? लियोनार्डो दा विंसी। तो लास्ट सफर जो है इसको चित्रित करने का काम लियोनार्डो दा विंसी ने किया, इसलिए आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है वो ये है कि सूचना का जो अधिकार है, अच्छा इसमें मैंने टिक नहीं किया सर, लियोनार्डो दा विंसी होगा, ठीक है, लियोनार्डो दा विंसी। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है वो ये है कि सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। सूचना का जो अधिकार अधिनियम है ये किस वर्ष लागू हुआ। देखिए राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है अगर बात करें इंडिया में, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन जो लागू हुआ है ये लागू हुआ है 2005 से। कब से फ्रेंड? 2005 से। इसी अंग्रेजी कहते हैं RTI,
ठीक है। इसमें मतलब आपके पास अधिकार दिया गया है कि राष्ट्र अपने नागरिकों को अपनी कार्य और शासन प्रणाली के बारे में सूचना प्रदान कराता है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन ने मतलब यूपीए ने पारदर्शिता युक्त शासन व्यवस्था एवं भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाने के लिए 12 मई 2005 को सूचना अधिकार अधिनियम 2005 संसद में पारित किया। अंततः 12 अक्टूबर 2005 को यह कानून जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू हो गया। उसमें क्या था कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 जो है वो एग्जिस्ट करता था, इम्पोज किया गया था, और अब तो क्या हुआ कि वहाँ से आर्टिकल 370 को रिपील कर दिया गया है। तो इसका जो आंसर है वो होगा 2005। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? देखिए ये भी क्वेश्चन जो है काफ़ी बार रेलवे पूछ रहा है। ये प्रीवियस क्वेश्चन ही है जो मैंने आपको करा रहा हूँ मैं, ये सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर होगा वल्लभ भाई पटेल। पूरा नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। पूरे जब आज़ादी मिली भारत का और जब सरकार बना तो उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रथम गृह मंत्री थे और प्रथम उप प्रधानमंत्री थे, उप प्रधानमंत्री। ठीक है, नेक्स्ट जो है सो भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है? ध्यान रखेंगे कि भारत के साथ 7 कंट्री है जो मतलब बाउंड्री लैंड से जुड़े हुए, मतलब ज़मीन से वो भारत के साथ सटे हुए हैं। ठीक है, स्थलीय सीमा से वो कौन कौन देश हैं? तो भारत, पाकिस्तान, ठीक है, सॉरी, भारत के साथ जो जुड़े हुए हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। तो इसमें से भारत की जो सबसे लंबी सीमा अगर है वो है बांग्लादेश के साथ। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। और ध्यान रखिएगा कि भारत के साथ जो समुद्री सीमा जुड़ा हुआ है तो वो है आपका श्रीलंका वगैरह है। लेकिन अगर आप बात करें कि सबसे लंबी सीमा किसके साथ है तो है आपका बांग्लादेश के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा गोदावरी। क्या होगा फ्रेंड? गोदावरी। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी गोदावरी है। यह भी ध्यान रखिएगा कि पहले इसको सवाल ऐसे पूछा था कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो उसका भी आंसर क्या होगा? गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है फ्रेंड्स? तो गोदावरी। और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है? तो गोदावरी। सेम आंसर होगा। इसमें आपको कुछ ज़्यादा कुछ आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। और ये भी नदी जो है बंगाल खाड़ी में आकर गिरती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि यूनेस्को देखिए ये यूनेस्को है, मतलब ये हॉल जो लिखे हैं ना, और यू मिल गया है, बट यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल विक्टोरिया मेमोरियल हॉल किस भारतीय शहर में स्थित है? तो ये आपका है कोलकाता में। कहाँ पे है? कोलकाता में। तो विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में स्थित है। यह 1906 से 1921 के बीच निर्मित यह स्मारक रानी विक्टोरिया को समर्पित है। इस स्मारक में शिल्प कला का सुंदर मिश्रण है। ठीक है, इसमें मुगल शैली के जो गुंबद होते हैं तो उनके बारे में भी कुछ दिखाई पड़ता है हमें। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका आंसर कोलकाता होगा। भारत और पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड नाम क्या था? देखिए भारत पाकिस्तान का जो कारगिल युद्ध चल रहा था तो इसका जो कोड नाम था ऑपरेशन विजय। क्या नाम था? ऑपरेशन विजय। तो कारगिल युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच मई और जुलाई में सन 1999 में कश्मीर के कारगिल ज़िले में हुआ था। और इसमें भारत के तरफ से जो ऑपरेशन चलाए गए थे तो वो था ऑपरेशन विजय। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपको टिक करना है क्या? ऑपरेशन विजय। देयरफॉर ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत किसने की थी? तो इसका जो आंसर होगा कि भारत में पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत किसने की थी? तो ये जो काम था वो किया था राजा राम मोहन राय। देखिए अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ा था कुछ समय पहले कि ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने कराया था, किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय। अब यहाँ पर क्या पूछा है कि भारत में पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय। एक चीज़ आप और याद रखें कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक के मदद से भारत में जो आपका सती सिस्टम जिसमें महिलाओं का जिसका हस्बैंड मर जाता था, जो विधवा महिला होती थी, उसको जिंदा उसी हस्बैंड के साथ जला दिया जाता था। तो इस प्रथा को ख़त्म किसने किया? तो राजा राम मोहन राय। किसके हेल्प से? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के हेल्प से। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपको और याद रखना है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे
तो वो जो महिला थी, जो विधवा हो जाती थी, तो पहले तो कानून बन गया राजा राम मोहन राय की हेल्प से, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बनाया कि अब विधवाओं को जलाया नहीं जाएगा। अब हम इंडिया में सती कस्टम को हम एब्रोगेट करते हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि विधवा को जलाया नहीं जाएगा, ठीक है, लेकिन विधवा जो होती थी, ठीक है, वो जलाया नहीं जाएगा, लेकिन अब वो शादी नहीं कर सकती थी। फिर इस प्रथा को ख़त्म किए डॉक्टर ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो काफ़ी सारे रिफॉर्म्स हुए हैं पहले भी, अंग्रेज़ों के टाइम में भी। मतलब अंग्रेज़ ने नहीं किया है, ये आवाज़ खुद इंडियन ने ही लगाया है और फिर बाद में से अंग्रेज़ ने किया है इनके बाद, मतलब जब ये बात जोरों पर चली तब। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा, तो इसमें को टिक करना है कि भारत में पश्चिमी शिक्षा और एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत जो है राजा राम मोहन राय ने किया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किनके द्वारा किया जाता है। देखिए, राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनके चुनाव होता है राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। अब ये राज्य की विधानसभाओं के सदस्य क्या होते हैं? देखिए, राज्यसभा में जो है टोटल 250 सीट होते हैं। अभी फ़िलहाल अगर मैं बात करूं तो इसमें 245 सीट हैं, ठीक है, और इसमें से 238 सीट जो है वो राज्यों से हैं। और मालूम है आपको कि भारत में अब 8, ठीक है, अब तो 9 हो गया संघ शासित राज्य है, क्योंकि लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो आपका 2 हो गया, तो इसीलिए तो 238 जो हैं वो हैं आपके राज्य से, और जो आपके 7 हैं ये है आपके यूनियन टेरिटरी से, मतलब संघ शासित राज्य, जिस पे एक तरह से कह सकते हैं कि वहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा शासन होता है, ठीक है। और इनका जो चुनाव होता है ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। ये भी ध्यान रखें कि यहाँ पर क्या होता है कि प्रेसिडेंट को पावर है कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सके। ये सदस्य कला के हो सकते हैं, जैसे कि रेखा जो है, जो अमिताभ बच्चन के साथ काफ़ी उसकी हीरोइन की फिल्म में काम करती थी, तो वो एक्ट्रेस थी। फिर नरगिस दत्त, पहली महिला जिसे राज्यसभा में भेजा गया था, पहली एक्ट्रेस, ठीक है ना। तो ये फिल्म इंडस्ट्री थी। तो कला के हो सकते हैं कि स्पोर्ट्स से, खेल से हो सकते हैं, जैसे कि सचिन तेंदुलकर वगैरह स्पोर्ट्स से थे। तो इनसे फील्ड से उठा करके 12 सदस्य को जो राष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा में डालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि भारतीय सशस्त्र बलों ने, बालों यहाँ हो गया गलती से, बलों ने यहाँ बालो हो गया, सॉरी, ये जो है बालो हो गया, बलों ने ऑपरेशन मेघदूत का संचालन कहाँ पर किया था? तो भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन मेघदूत का संचालन सियाचिन ग्लेशियर पर किया था। कहाँ किया था? सियाचिन ग्लेशियर पर किया था। तो इसीलिए ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। तो टिक करें ऑप्शन 3 को। नेक्स्ट हमारा सवाल है वो ये है कि भारत का संविधान दिवस को मनाया जाता है। भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत का जो संविधान दिवस है ये मनाया था 26 नवंबर 1949 को, सॉरी 26 नवंबर को। हुआ क्या था कि 26 नवंबर 1949 को संविधान पूरे देश में बनकर तैयार हो गया था। हालांकि लागू होने के काम 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तो 26 जनवरी को जो है संविधान दिवस मनाया जा रहा है। और संविधान दिवस जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान में मनाया जाता है। भारत सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया है। इसी दिन संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अपनाया था, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे? तो संविधान सभा जो प्रारूप समिति थे उसके अध्यक्ष थे। हालांकि संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्हें 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था। पहला जो मीटिंग हुआ था संविधान सभा की ये 9 दिसंबर को हुआ था। तो उसमें जो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे उसमें से चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, लेकिन ये अस्थायी चुने गए थे। इसके जस्ट 2 दिन के बाद, मतलब 9 दिसंबर से लेकर के जस्ट 2 दिन, मतलब 11 दिसंबर 1946 को दूसरी मीटिंग होती है और उसमें से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहला अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा का चुन लिया जाता है। संविधान सभा किस लिए बनाया गया था? ताकि भारत के संविधान को बनाया जा सके। और फिर बाद में सभी के सहमति के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है तांत्रिक योगिनी पंथ का मूल जो स्थान है वो कौन है? तो इसका मूल स्थान जो है वो है उड़ीसा। क्या है? उड़ीसा। नेक्स्ट है आपका सवाल कि कहाँ चला गया यार ये। नेक्स्ट सवाल आपका है कि थार का रेगिस्तान में स्थित है। देखिए थार रेगिस्तान जो है राजस्थान में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार
जो कि आपका राजस्थान में है। और विश्व का सबसे बड़ा जो रेगिस्तान जो है वो है आपका सहारा, ठीक है, ये अफ्रीका में स्थित है, लेकिन थार का रेगिस्तान जो है ये आपका राजस्थान में स्थित है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। शायद कुछ क्वेश्चन बच गया है, शायद देख लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन बाकी है अभी कि शिमला समझौता 1972 पर किनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। देखिए, शिमला समझौता 1972 जो है, इन पर किनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। तो इसमें जो हस्ताक्षर जो हुआ, पहले बात है कि शिमला समझौता हुआ था कब था, तो 2 जुलाई 1972 को, 2 जुलाई 1972 को। तो इनमें हस्ताक्षर जो हुआ था, तो ये हुआ था, भारत के उसमें प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ठीक है। तो जेड मतलब जुल्फ़िकार, ए मतलब अली और भुट्टो, तो इसीलिए ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। तो ये कब हुआ था, क्यों हुआ था, ये तो 1971 के युद्ध के बाद हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है कि जम्मू कश्मीर सरकार की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है ये कहाँ है। काफ़ी बार हमारे एग्जाम में सवाल आया हुआ है। देखिए, जम्मू एवं कश्मीर में 3 हिस्से हैं, एक जम्मू कश्मीर, ठीक है, घाटी और लद्दाख। इसमें सबको ध्यान रखना है कि ग्रीष्मकालीन जो राजधानी है जम्मू कश्मीर सरकार की, तो वो है आपका जो ग्रीष्मकालीन राजधानी वो श्रीनगर है। वही अगर शीतकालीन राजधानी की बात किया जाए तो वो आपका है जम्मू। मतलब जम्मू कश्मीर सरकार की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर, और अगर पूछा जाए शीतकालीन राजधानी तो वो है जम्मू। लेकिन बार बार क्या होता है, रेलवे एग्जाम में ग्रीष्मकालीन राजधानी के बारे में पूछा जाता है। हो सके कहीं बाद में जो आपका शीतकालीन राजधानी के बारे में पूछ दिया, तो आपका शीतकालीन जब पूछते तो आपको जम्मू टिक करना है। लेकिन क्योंकि सवाल में पूछा गया ग्रीष्मकालीन राजधानी, तो क्या है आपका श्रीनगर। नेक्स्ट पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था। ये शुरू किया गया था 8 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 को। इसलिए ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। तो आपको यहाँ टिक करना है कि महात्मा गांधी द्वारा, ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा जो भारत छोड़ो आंदोलन, ये कब शुरू किया गया था, तो ये 1942 को शुरू किया गया था, ठीक है। 8 अगस्त 1942 से शुरू हो गया था। ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शुरू हुआ था। देखिए, आपको मालूम है कि पहला युद्ध हुआ था 1914 से 1918, और जो दूसरा युद्ध हुआ था ये 1939 से 1945, जिसमें से अमेरिका ने जापान के नागासाकी और हिरोशिमा 2 जगह पर परमाणु बम गिरा दिए थे, जिससे सभी शांत हो गए और 1945 में द्वितीय युद्ध समाप्त हो गया। ऐसा कहा जाता है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो पूरा विश्व खत्म हो जाएगा। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था, तो 8 अगस्त 1942 को। इसीलिए ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। अभी हमने पिछले क्वेश्चन किया था कि करो और मरो, डू और डाई का नारा महात्मा गांधी ने कब दिया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, मतलब 1942 के में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान समाचार पत्र, ठीक है, समाचार पत्र यंग इंडिया को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान समाचार पत्र जो है यंग इंडिया, इसको किसके द्वारा पब्लिश किया गया था, तो इसका जो आंसर होगा यंग इंडिया जो है, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 महात्मा गांधी, ठीक है। तो आपका यंग इंडिया जो है उसको महात्मा गांधी ने इसको मतलब प्रकाशित किया था। हालांकि ये इंग्लिश लैंग्वेज था, अंग्रेजी भाषा में, साथ ही साथ ये साप्ताहिक था। साप्ताहिक न्यूज़पेपर मतलब ऐसा न्यूज़पेपर होता है जो सप्ताह में एक बार रिलीज़ होते हैं। कई सारे ऐसे न्यूज़पेपर होते हैं जो महीना में एक बार रिलीज़ होते हैं, ठीक है, पब्लिश किए जाते हैं, बेचे जाते हैं। नेक्स्ट जो जो सवाल हमारा है ये है, प्रथम भारतीय संचार उपग्रह कौन था। देखिए, प्रथम भारतीय जो संचार उपग्रह है, ठीक है, तो वो आपका है एप्पल। क्या था, एप्पल। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रथम भारतीय संचार उपग्रह वो एप्पल था, और इसको लॉन्च कब किया, तो 1981 को, 19 जून 1981 को लॉन्च किया गया था। कहाँ से, इसरो से। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ।
भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस जो मनाया जाता है ये पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। और अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है वो होता है 25 दिसंबर को। सुशासन इसलिए क्योंकि ज़्यादातर कुछ बोलते नहीं थे उल्टा सीधा, और बहुत नॉर्मल रहते थे। जैसे हमारे अभी है पूर्व प्रधानमंत्री जैसे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो ज़्यादा कुछ बोलते नहीं हैं, ठीक है, बस करते हैं, ज़्यादा कुछ बोलते नहीं हैं। तो उसी तरीके से ये भी थे, मतलब अटल बिहारी वाजपेयी जो ज़्यादा कुछ बोलते नहीं थे, बहुत सुशासन थे। तो इसीलिए इनके जन्मदिन मतलब 25 दिसंबर को हर साल राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन शायद और बचा हुआ है, ये है कि स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए, ये सवाल काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़ कर देता है। सवाल आता है तो लोग सीधा देख के आगे, यहाँ तो ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, सीधा लोग एनी बेसेंट टिक करते। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जो बना है, ठीक है, तो ये कांग्रेस पार्टी में पहली महिला अगर अध्यक्ष की बात किया जाए तो वो है एनी बेसेंट, ठीक है। लेकिन स्वतंत्रता के बाद, देखिए यहाँ पर स्वतंत्र भारत मतलब स्वतंत्रता के बाद अगर पहली महिला अगर अध्यक्ष बनी तो वो थी इंदिरा गांधी। कब बनी थी ये? 1959 में, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो इंदिरा गांधी थी ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, स्वतंत्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली महिला अध्यक्ष थी। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आपको टिक करना है एनी बेसेंट। लेकिन यहाँ पूछा जाए कि स्वतंत्रता के बाद। ये फ्रेंड्स, ये हमारा था GS का क्वेश्चन। तो इसमें मैंने जो है लगभग 70 क्वेश्चन किया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, ठीक है। एक और थोड़ा सा देख लें आप, ये जो सवाल है, प्रसिद्ध कैटन टावर किस देश में स्थित है? तो प्रसिद्ध कैटन टावर जो है ये किस देश में स्थित है? ये स्थित है चीन में। कहाँ स्थित है? चीन में। तो ये आपका स्थित है, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, चीन, चाइना, ठीक है। तो ये आपका वहाँ आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। इसमें मैंने 70 क्वेश्चन कवर किए हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आता है इसको लाइक करें, शेयर करें। ये एजुकेशनल वीडियो है। आपको इसको करने के बाद मेरे साथ आप बने रहें, मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप मेरे साथ बने रहते हैं 2000 से लेकर 2018-19 तक जो भी एग्ज़ाम हुआ है रेलवे का, सारा का सारा क्वेश्चन मैं कराऊंगा और मैं बेहतरीन तरीके से कराऊंगा। इसके पीछे मैं काम कर रहा हूं और आपका GS में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सरकारी नौकरी का सपना आपको इस बार पूरा करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।